सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का थर्ड चैप्टर, इसका नाम है मोशन इन अ प्लेन। और इस चैप्टर की 7 वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। इस वीडियो में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, 3.7 मोशन इन अ प्लेन। इस सेक्शन के अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम डिस्क्राइब करते हैं मोशन को 2 डायमेंशंस में वेक्टर्स का यूज करके। यानी कोई मोशन हो रहा है, उस मोशन को आप कैसे डिस्क्राइब करोगे। तो उस मोशन में जो ऑब्जेक्ट है उसकी पोजीशन के बारे में हम बात करते हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में तो बात होती है मोशन में। तो 2 डायमेंशन में वेक्टर्स के फॉर्म में ये सारे जो टर्म्स हैं, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वो कैसे रिप्रेजेंट किए जाते हैं उसके बारे में जानेंगे। 3.7.1 पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट। तो पोजीशन वेक्टर को हम आर से डिनोट करते हैं। आप ऐसे लिखोगे आर और उसके ऊपर एरो लगाओगे, क्योंकि यहाँ बोल्ड लेटर्स में लिखा है। बोल्ड लेटर्स में आपको लिखना नहीं है, आपको एरो लगा के ही शो करना है। तो इस तरह से आप लिखोगे of a particle P located in a plane with reference to the origin of an XY reference frame is given by। तो अब कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी पोजीशन मान लो यहाँ पर है, इस पोजीशन पे है। इस पॉइंट को हम P नाम दे देते हैं। तो वैसे जनरली हम कोऑर्डिनेट के फॉर्म में कैसे लिखते हैं, हम लिखेंगे x, y। इस पॉइंट की पोजीशन क्या है, x, y। लेकिन यहाँ वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, यानी आप मैग्नीट्यूड बताओगे कि हाँ कितना दूर जाना है और किस डायरेक्शन में जाना है। तो इसको हम कॉम्पोनेंट के फॉर्म में लिखते हैं। यानी इस P पॉइंट में जाना है तो हम क्या करेंगे, आप ऐसे कहोगे कि भाई ओरिजिन से आप चलो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में, यानी आई कैप के डायरेक्शन में। कितना यूनिट आपको चलना है, कुछ एक्स यूनिट आपको चलना पड़ेगा एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। और एक्स एक्सिस का डायरेक्शन किससे शो होता है, यूनिट वेक्टर आई कैप। तो एक्स आई कैप चलोगे, उसके बाद आपको वाई एक्सिस की तरफ चलना पड़ेगा। तो जितना दूर आपको वाई एक्सिस में चलना पड़ेगा उसकी वैल्यू हम मान लेते हैं कुछ वाई है, क्योंकि वाई एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है तो हम y यूनिट्स मान लेते हैं। तो ये हो जाएगा y और डायरेक्शन हमारा है j कैप। तो x i कैप पहले चला, फिर y j कैप चला, तो कहाँ पहुँच जाएगा, इस P पॉइंट में पहुँच जाएगा। इसको हम डायरेक्टली भी तो शो कर सकते हैं कि ये होगा इसका पोजीशन वेक्टर, जिसको हम वेक्टर r से शो कर रहे हैं। तो हम वेक्टर r को क्या लिख सकते हैं, x i कैप प्लस y j कैप। मतलब सिंपल है, जैसे कोऑर्डिनेट्स आप बताते हो ना x, y, यानी x यूनिट इतना चलना है, फिर y यूनिट चलना है, तो आप पहुंच जाओगे उस पॉइंट तक। उसी तरह से यहाँ पर भी है, बस डायरेक्शन भी शो करें क्योंकि वेक्टर का फॉर्म है। तो यही चीज़ यहाँ पर लिखी है कि जो पोजीशन वेक्टर r है उसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, जहाँ x और y क्या है, कॉम्पोनेंट ऑफ r है अलॉन्ग x एंड y एक्सिस, और सिंपली दे आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो एक्स वाई क्या है, कोऑर्डिनेट है, या हम कह सकते हैं x और y के अलॉन्ग वेक्टर r के कॉम्पोनेंट्स हैं। भाई इसी तरह से तो बनेगा कि ये वेक्टर r है, हमारा पोजीशन वेक्टर r है, इसके एक्स एक्सिस का कंपोनेंट क्या होगा, एक्स आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो कंपोनेंट है वो क्या होगा, वाई जे कैप। यही है सिंपल। तो पोजीशन है, बस इतनी कहानी है। अब मान लो पार्टिकल मूव करता है अलॉन्ग द कर्व शोन बाय अ थिक लाइन एंड इज एट p एट टाइम t एंड p डैश एट टाइम t डैश। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो ये हमारा एक्स वाई प्लेन है। कोई ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से मोशन करते हुए जा रहा है, तो अलग अलग टाइम पे उसकी अलग अलग पोजीशन की वैल्यू आएगी। तो हम मान लेते हैं किसी t टाइम पे वो P वाली पोजीशन पे है। तो इसके लिए पोजीशन वेक्टर आप बनाओ। कैसे बनेगा, ओरिजिन से हम एक एरो ड्रॉ करेंगे इस P पॉइंट तक। तो पोजीशन वेक्टर को हम R से डिनोट करते हैं। तो ये हमने वेक्टर R बना दिया कि ये पोजीशन वेक्टर R है। अब कुछ टाइम के बाद ये ऑब्जेक्ट थोड़ा आगे बढ़ जाएगा। मान लो अब यहाँ पर पहुँच गया, किसी T डैश टाइम पे इसकी पोजीशन हो गई P डैश। T टाइम पे P वाली पोजीशन पे था, T डैश टाइम पे P डैश पोजीशन में पहुँच गया। इसके लिए भी आप पोजीशन वेक्टर बना दोगे, बिल्कुल ओरिजिन से एक एरो बनाएंगे यहाँ तक। अब इसको चलो हम मान लेते हैं r डैश वेक्टर। ठीक है, तो 2 पोजीशन वेक्टर हमारे पास आ गए। अब हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो डिफरेंस है वही तो डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट a वाली पोजीशन से b वाली पोजीशन में पहुंचा, तो आपको बताना a से b के बीच में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो अब क्या करोगे, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन कर दोगे, तो 5 - 3 करोगे तो आपका 2 आ जाएगा। यानी a और b के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है वो 2 यूनिट्स का है। कैसे निकाला हमने, जो फाइनल पोजीशन थी माइनस इनिशियल पोजीशन, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है, जो गैप है, वही हमको डिस्प्लेसमेंट देगा। तो यहाँ पर भी जो पोजीशन वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो गैप है वो हमको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो P से लेके P डैश तक ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो एक वेक्टर बना के हम ड्रॉ करेंगे। वेक्टर में एक टेल होता है, एक हेड होता है। तो जो इनिशियल पोजीशन है वहां से फाइनल पोजीशन तक हम वेक्टर बनाएंगे। तो इनिशियल पोजीशन से ये एरो बनाना स्टार्ट करें, कहाँ तक जाएगा,
फाइनल पोजीशन तक। तो ये जो ब्लैक कलर से मैंने बनाई ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। इसको शो कैसे करेंगे भाई, है क्या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों पोजीशन वेक्टर के बीच का डिफरेंस है। तो इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं कि ये बेसिकली डेल्टा आर है, और ये क्या होगा, फाइनल पोजीशन जो कि आर डैश है माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर जो कि आर है। तो यही आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन है। यहाँ पर आप ऐसे बना देना कि डेल्टा आर वेक्टर, तो ये जो है आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको कंपोनेंट के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग क्या इसके कंपोनेंट आएंगे, वो कैसे लिखेंगे। उसके लिए जो पोजीशन वेक्टर है इसको कंपोनेंट के फॉर्म में हम ब्रेक करेंगे। तो पहले पी वाली पोजीशन की बात कर लेते हैं। इसका एक्स वाला कंपोनेंट कैसे मिलेगा, इस पी पॉइंट से सीधा एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस तक, तो ये आपकी एक्स वाली पोजीशन है। इसी तरीके से पी वाले पॉइंट से हम वाई एक्सिस की तरफ एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे, तो ये हमको पी वाली पोजीशन का वाई कंपोनेंट मिल जाएगा, यानी पी पोजीशन हमारी एक्स कॉमा वाई है। इसी तरीके से पी डैश का निकाल लो, डॉटेड लाइन हमारी यहाँ तक एक्स एक्सिस तक जाएगी, तो पी डैश है, इसके एक्स कंपोनेंट को हम एक्स डैश मान लेते हैं। इसी तरह से ये वाली पोजीशन वाई डैश हो जाएगी। तो टी टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी थी, इसके कंपोनेंट्स एक्स और वाई हैं। इसी तरीके से टी डैश टाइम पे ऑब्जेक्ट की पोजीशन पी डैश हो गई, इसके कंपोनेंट एक्स डैश और वाई डैश हैं। तो डिस्प्लेसमेंट में पोजीशन के बीच का डिफरेंस देखते हैं। अब कंपोनेंट के फॉर्म में हमको लिखना है, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके बीच में कितना डिफरेंस है वो देख लो, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग कितना डिफरेंस है वो देख लो। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस वैल्यू को हम क्या कह सकते हैं कि ये डेल्टा एक्स है, चेंज इन पोजीशन अलॉन्ग द एक्स एक्सिस। इसी तरीके से वाई में इतना चेंज आया है तो इसको हम डेल्टा वाई कह सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हमको पता चल गई। तो डेल्टा वेक्टर आ जो कि हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसको हम क्या लिख सकते हैं, आर डैश वेक्टर को आप क्या लिख सकते हो, कंपोनेंट के फॉर्म में स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये डैश है ना, तो एक्स डैश आई कैप प्लस वाई डैश जे कैप माइनस एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। अब जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कंपोनेंट्स हैं उसको एक साथ ले आते हैं हम, तो हो जाएगा एक्स डैश, बीच में यहाँ माइनस लगा है, यानी ब्रैकेट ओपन करोगे तो एक्स से पहले माइनस आ जाएगा और वाई से पहले माइनस हो जाएगा, यानी ये जो माइनस है ये अंदर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक्स डैश माइनस एक्स हो जाएगा, आई कैप प्लस, ये प्लस क्यों आ रहा है क्योंकि ये प्लस यहाँ पर लगा है, ब्रैकेट आप ओपन कर लोगे ना तो चीज़ें आपको साफ साफ दिखने लगेंगी कि वाई डैश से पहले हमारा पॉजिटिव है, तो हमने लिख दिया वाई डैश, फिर ये माइनस अंदर जाएगा ना तो इस प्लस को माइनस बना देगा, तो वाई से पहले हमारा माइनस आ जाएगा जे कैप। अभी बताओ एक्स डैश माइनस एक्स क्या है, ये है हमारा एक्स डैश और ये एक्स डैश माइनस एक्स करोगे तो उसके बीच की वैल्यू आएगी, इसको हमने डेल्टा एक्स माना है। इसी तरीके से वाई डैश माइनस वाई, यानी वाई डैश और वाई के बीच का गैप जिसको हमने डेल्टा वाई माना है, तो इसी को रिप्लेस कर दो यहाँ पर। एक्स डैश माइनस एक्स को हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप हो गया, प्लस वाई डैश माइनस वाई को हम डेल्टा वाई कह सकते हैं जे कैप हो गया। तो ये देखो डेल्टा आर जो वेक्टर है यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसका एक रिलेशन आपका ये बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के आपको ये दो रिलेशन याद रखने हैं, एक तो ये वाला वेक्टर के फॉर्म में, दूसरा ये कंपोनेंट के फॉर्म में। तो इस बी वाली फिगर में यही सारी चीज़ें बनी है जो मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाया। इस तरह से हम लिख सकते हैं, इसको सॉल्व करके कंपोनेंट के फॉर्म में आप ये लिख सकते हो। यहाँ पर देखो आई कैप को पहले लगा दिया, वैसे आमतौर से हम मैग्नीट्यूड पहले लिखते हैं, डायरेक्शन को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर एनसीईआरटी में लिखा है तो इस तरह से भी आप लिख सकते हो। नहीं तो बेस्ट यही है कि आप ऐसे लिखो डेल्टा एक्स आई कैप जैसे मैंने आपको बताया प्लस डेल्टा वाई जे कैप, ये है, इस तरह से लिखा जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का वैल्यू आ गई, जहाँ पर डेल्टा एक्स की वैल्यू और डेल्टा वाई की वैल्यू मैंने आपको दिखाई दी थी। तो ये डिस्प्लेसमेंट की बात हो गई। अब हम वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। तो वेलोसिटी में दो तरीके की वेलोसिटी होती है, एक एवरेज वेलोसिटी, दूसरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पहले एवरेज वेलोसिटी देखते हैं, जिसको हम वेक्टर वी के ऊपर एक लाइन खींच देंगे, एक बार लगा देंगे। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टाइम इंटरवल। तो बेसिकली एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होता है। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने निकाला था उसको बस डेल्टा टी से डिवाइड कर देंगे और कुछ नहीं करना। देखो एवरेज वेलोसिटी ये हुई हमारी, चलिए मैं आपको साइड में करके दिखा देता हूँ कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है, तो एरो लगाएंगे इसके ऊपर, इक्वल होगा जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इसको बस टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दो, डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। तो कंपोनेंट के फॉर्म में अभी हमने रिलेशन निकाला था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का कि डेल्टा एक्स आई कैप हो जाएगा प्लस डेल्टा वाई जे कैप हो जाएगा, इसको डेल्टा टी से डिवाइड कर दो। अब डेल्टा टी अलग अलग कर लेंगे हम,
यानी डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब ये बताओ इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी कैसी है, एक्स एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी को कि ये वेलोसिटी है एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये आई कैप प्लस डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। इसका मतलब क्या है कि वाई एक्सिस के अलोंग क्या डिस्प्लेसमेंट हुआ है अपॉन टाइम इंटरवल। तो वाई एक्सिस के अलोंग जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपको वाई एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी देगा अगर उसको हम टाइम इंटरवल से डिवाइड कर दें तो। और जे कैप हमारा डायरेक्शन दिखा रहा है। इसके ऊपर भी हम बार लगाएंगे क्योंकि हम सारा एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। जब वेलोसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो एक लाइन ऊपर लगा देना, और वेक्टर होगा तो उस लाइन के ऊपर एरो लगा देना। यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन के लिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज़ किया है, इसीलिए वी एक्स के ऊपर हम एरो नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो वी एक्स है ये आपका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। तो एवरेज वेलोसिटी के लिए भी आपको दो रिलेशन याद रखने हैं, एक तो ये वाला रिलेशन कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन टाइम इंटरवल, दूसरा ये कॉम्पोनेंट के फॉर्म में। ये सारी जो वैल्यूज़ हैं हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा, अभी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। तो देखो यही रिलेशन हमने देखा था कि एवरेज वेलोसिटी वेक्टर होगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, और दूसरा रिलेशन आपका ये है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। अब सवाल ये है कि इस वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा। देखो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमने ड्रॉ किया था तो एरो की लेंथ तो मैग्नीट्यूड दे देगी, और एरो का जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, किस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो पता चल जाएगा। लेकिन वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा, द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज वेलोसिटी इज सेम एज दैट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर। यानी डेल्टा आर वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। आप कहोगे ऐसा क्यों, तो मैं बताता हूं क्यों। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का जो रिलेशन है वो ये है। अब ये बताओ इसके अंदर डायरेक्शन बताने का काम कौन करेगा। डेल्टा टी तो आपका स्केलर क्वांटिटी है, इससे तो डायरेक्शन से लेना देना कुछ नहीं है। यानी एवरेज वेलोसिटी के अंदर बस एक ही चीज अब बच रही है जिससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, वो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आर, क्योंकि टाइम तो कोई डायरेक्शन देगा नहीं। इसीलिए जो डेल्टा आर वेक्टर का डायरेक्शन है वही आपका एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का डायरेक्शन हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैग्नीट्यूड जो एवरेज वेलोसिटी का है वो इक्वल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर ये आपका डेल्टा वेक्टर आर है और मैं आपसे कहूँ कि वेलोसिटी वेक्टर बनाओ तो इसी डायरेक्शन में आपको ड्रॉ कर देना है, लेकिन ये एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड शो करेगी, तो ये हो सकता है इससे ज़्यादा हो जाए या हो सकता है इससे कम हो जाए। यानी ये जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है इस एरो की लेंथ से कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है और इसके बराबर भी हो सकता है। ये डेल्टा टी की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। कैसे करेगा, थोड़ा कैलकुलेशन कर लेते हैं। क्योंकि मैग्नीट्यूड में तो टाइम को हम लेंगे, उसमें तो इसका रोल है, लेकिन डायरेक्शन में इसका रोल नहीं, क्योंकि टाइम के पास डायरेक्शन नहीं होता। तो डायरेक्शन तो बिल्कुल कॉपी कर देंगे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का, वही उठा के वेलोसिटी ले जाएगा। लेकिन जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो फिर कहानी बदल जाएगी। मैग्नीट्यूड कैसे डिसाइड होगा, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 15 यूनिट का, तो डिस्प्लेसमेंट आपका 15 यूनिट का हो गया, यानी एरो बनाओगे तो कुछ लेंथ लोगे, लेट सपोज 15 सेंटीमीटर आपने ले लिया तो 15 सेंटीमीटर की एरो बना दोगे। अगर टाइम ले रहा है 3 सेकेंड का तो वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। यानी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 5 आएगा, तो एरो की लेंथ 5 सेंटीमीटर की ही होगी। अगर डेल्टा टी की वैल्यू 1 है तो उस केस में 15/1 आपका 15 आ जाएगा। यानी उस केस में वेलोसिटी भी आपकी 15 आ गई, डिस्प्लेसमेंट भी का भी मैग्नीट्यूड 15 था, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी 15 था। इसका मतलब एरो की जो लेंथ है वो बराबर होगी और डायरेक्शन तो सेम है ही। अगर टाइम को हम और थोड़ा कम कर दें, हाफ कर दें, तो 15 डिवाइडेड बाई 1/2 ये आपका हो जाएगा 30। यानी उस केस में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो जाएगा 30। तो उस केस में एरो की लेंथ बड़ी बनेगी, डिस्प्लेसमेंट की लेंथ से डबल बनेगी। ठीक है, तो एरो की लेंथ तो अलग हो सकती है क्योंकि एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड शो कर रही है, तो ज़रूरी नहीं कि डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। सेम भी आ सकता है, कम ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन सेम रहेगा। अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं वो अच्छे से हमारे दिमाग में फिट हो जाए। इफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट 3 सेकेंड एंड 5 सेकेंड आर गिवन बाई, तो 3 सेकेंड और 5 सेकेंड पे किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन आपको दी है। तो 3 सेकेंड पे जो पोजीशन है वो R1 है, वेक्टर के फॉर्म में दिया है। इसी तरीके से जो 5 सेकेंड पे पोजीशन है वो आपको R2 से दिया है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को आप फाइंड करो। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का रिलेशन कंपोनेंट के फॉर्म में हमने देखा था, क्योंकि वैल्यू यहाँ कंपोनेंट के फॉर्म में दी है, आई कैप जे कैप का यूज़ कर रहा है ना, तो वही आई कैप जे कैप वाला रिलेशन यूज़ करना। क्या था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। अब डेल्टा एक्स क्या होगा, यहाँ पर देखो ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, इसी तरह से ये x2 हो गया, ये y2 हो गया। तो x2 माइनस x1
यहाँ डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देते हैं। x2 आपका -2 है, माइनस x1 आपका 3 है, आई कैप प्लस डेल्टा y क्या है, y2 माइनस y1, y2 आपका 3 है, माइनस 4 j कैप, तो ये आ जाएगा -5 आई कैप माइनस j कैप। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r की वैल्यू आ गई। अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो। तो मैग्नीट्यूड के लिए सिंपल रिलेशन क्या होता है, यानी सिंपल हमको डेल्टा r निकालना है, अंडर रूट जो x वाला कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y वाला कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर, तो अंडर रूट 26 आ जाएगा। सी वाला पार्ट है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का रिलेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r अपॉन डेल्टा टी। ऊपर हमने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकाला है और डेल्टा टी क्या है, टाइम हमको 3 सेकंड और 5 सेकंड दिया है, तो 5 - 3 आपका 2 आ जाएगा, डेल्टा टी आपका 2 हो गया। तो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा -5/2 आई कैप माइनस 1/2 जे कैप। टी वाले पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड का रिलेशन सिंपल है, आपको जो x वाला कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर कर देना है प्लस y वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर कर देना है, तो अंडर रूट 25/4 प्लस 1/4 आ जाएगा। इसको ऐड कर लोगे 26/4, डिवाइड करोगे तो आपका ये 13/√13/2 आ जाएगा। तो ये मैग्नीट्यूड हो गया एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का। तो इस क्वेश्चन से आपके कॉन्सेप्ट और थोड़े क्लियर हुए होंगे। अब अपने टॉपिक पे वापस चलते हैं। द वेलोसिटी यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है इज गिवन बाय द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द एवरेज वेलोसिटी एज द टाइम इंटरवल अप्रोचेस 0। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में पिछले चैप्टर में भी आपने पढ़ा है। उसके लिए हम क्या करते हैं, बस लिमिट लगा देते हैं। जैसे ये हमारी वेलोसिटी है, तो सिर्फ वेलोसिटी का है तो समझ जाना इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है। और अगर एवरेज वेलोसिटी की बात करेगा तो वो लिखेगा कि एवरेज वेलोसिटी है। एवरेज वेलोसिटी में ऊपर हम एक लाइन खींचते हैं, बार बनाते हैं, यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, यानी इसको सिंपल हम ऐसे लिखेंगे, वेक्टर वी लिखा, ये एरो लगा दिया, बस हो गया। तो इसमें क्या होगा, वही रिलेशन उठाएंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r अपॉन डेल्टा टी, बस लिमिट लगा दिया कि डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, यानी डेल्टा टी को हम एकदम छोटा करते चले जा रहे हैं, इतना छोटा करते जा रहे हैं कि लगभग वो 0 हो गया। एग्जैक्टली 0 नहीं होता, लगभग 0 हो गया, क्योंकि अगर टाइम ही 0 हो जाएगा, टाइम को ही स्टॉप कर दोगे तो मोशन फ्रीज हो जाएगा, मोशन ही नहीं होगा, डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा। तो उस केस में 0/0 आ जाएगा, और ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, यानी टाइम तो रुकेगा नहीं, टाइम तो बीतेगा ही, बहुत थोड़ा टाइम बीतने दे रहे हैं। तो ये चीज़ आप पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हो कि जब लिमिट हटाते हैं तो डेल्टा की जगह हम डी लगा देते हैं। इस डी का मतलब है बहुत छोटा चेंज, ये बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है बहुत छोटे से टाइम इंटरवल के अंदर। तो अब यहाँ देखो तो एक बात समझ में आएगी कि ये जो हमारा वेलोसिटी आई है यानी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला तो बिल्कुल एवरेज वेलोसिटी के जैसा ही है। वहाँ डेल्टा यूज़ करते हैं, यहाँ डी यूज़ करते हैं, दोनों बस यही फ़र्क है कि डेल्टा एक ठीक ठाक डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है और डी बहुत छोटे डिफरेंस के लिए यूज़ किया जाता है। तो डिफरेंस कम ज़्यादा भले ही है, लेकिन काम वही कर रहे हैं ना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, यही तो कर रहे हैं। तो फॉर्मूला तो वही बन गया हमारा। अब इस चीज़ को हम फिगर से समझ लेते हैं। द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस कैन बी इजिली अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिगर 3.13a to d। इन दिस फिगर द थिक लाइन रिप्रेजेंट द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट विच इज एट p एट टाइम t। तो यहाँ पर फिगर के अंदर आप देखोगे तो ये वाला जो आपको लाइन दिखा रहा है, ये पाथ है ऑब्जेक्ट के मोशन का, यानी इस रास्ते से ऑब्जेक्ट जा रहा है। तो स्टार्टिंग में वो किसी p पॉइंट पे था, उसके लिए हमने पोजीशन वेक्टर r ले लिया। कुछ टाइम बीता, यानी टाइम इंटरवल लेट सपोज डेल्टा t1 जब बीता, तो ये ऑब्जेक्ट p1 पोजीशन में पहुंच गया। यहाँ पर पोजीशन वेक्टर क्या होगा, r1 वेक्टर मान लेते हैं। अब जानते हो कि इन दोनों वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है वही आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देगा, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर r1 हो गया। अब ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा उसी डायरेक्शन में आपकी वेलोसिटी होगी, तो डायरेक्शन वेलोसिटी भी यही होगी, यानी एवरेज वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन के सेम होगा, उसी डायरेक्शन में होगा। अब बी वाली फिगर के अंदर क्या हो रहा है, हम टाइम इंटरवल को और कम कर दे रहे हैं, डेल्टा t2 इसको हम मान लेते हैं। तो भाई अगर टाइम कम कर दोगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम हो जाएगा, जितना ज़्यादा आप टाइम दोगे उतना ज़्यादा ऑब्जेक्ट दूर निकल जाएगा। टाइम ही कम दे रहे हो तो ज़्यादा वो मूव ही नहीं कर पाएगा। ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हो, जैसे कोई ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं हो रही है, और 60 मिनट के अंदर वो जाता है 60 किलोमीटर। अब टाइम इंटरवल को मैं कम कर देता हूँ, मैं कहूँ बताओ 30 मिनट में वो कितनी दूर जाएगा, तो आप कहोगे 30 मिनट में वो 30 किलोमीटर चला जाएगा। 1 मिनट में कितना जाएगा, तो आप कहोगे 1 मिनट में तो 1 किलोमीटर जाएगा। यानी हम टाइम इंटरवल को कम करते चले जा रहे हैं, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी कम होता चला जा रहा है। तो टाइम इंटरवल की वैल्यू हमने बी वाली फिगर के अंदर और कम कर दी, यानी जो डेल्टा t2 है वो डेल्टा t1 से कम है। तो अब इस बी वाली फिगर के अंदर देखो, स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट p वाली पोजीशन पे था,
डेल्टा T2 टाइम के बाद वो P2 पोजीशन में पहुंच गया, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा R2। इसी के डायरेक्शन में आपका ये वेलोसिटी होगा। सी वाली फिगर के अंदर हमने टाइम इंटरवल और कम कर दिया। इस टाइम इंटरवल को लेट सपोज डेल्टा T3 ले लेते हैं, तो टाइम इंटरवल और कम हो जाएगा, तो पोजीशन और पीछे आ जाएगी, ज़्यादा मूव ही नहीं कर पाया। तो स्टार्टिंग में P वाली पोजीशन पे था, अब टाइम हमने कम दिया तो वो P3 वाली पोजीशन ही थी कि पहुंच पाया। तो P और P3 के बीच में ये इतना सा डिफरेंस है बस, तो डेल्टा R3 की वैल्यू ये हो जाएगी। तो जिस डायरेक्शन में डेल्टा R3 उसी डायरेक्शन में ये वेलोसिटी होगी। तो होगा ये कि ये जो टाइम इंटरवल है ये कम होते 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 बहुत ज़्यादा कम हो गया। डी वाली फिगर के अंदर हम क्या कह सकते हैं टाइम इंटरवल के बारे में कि जो डेल्टा T है टेंडिंग्स टू जीरो, यानी लगभग वो जीरो हो गया। तो भैया अगर टाइम लगभग जीरो हो जाएगा तो डिस्प्लेसमेंट भी लगभग जीरो हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट बहुत कम होने का मतलब क्या है कि फाइनल और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो गैप है वो बहुत कम है। तो अगर डेल्टा T टेंडिंग्स टू जीरो ले लिया कि लगभग वो जीरो हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट भी लगभग जीरो हो गया, तो दो अलग अलग पोजीशन हम दिखा ही नहीं पाएंगे, यानी पोजीशन ना के बराबर चेंज हुई है। इसीलिए यहाँ पर देखो एक ही पोजीशन हमने माना है कि ऑब्जेक्ट P ही पे है, उसी एग्जैक्ट पॉइंट पे है, क्योंकि बहुत थोड़ा सा वो मूव किया है और उस थोड़े से मूवमेंट को हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लो 3 सेकेंड जब हो रहा था तो उस समय ऑब्जेक्ट 5 मीटर की दूरी पे था। अब हमने बहुत थोड़ा टाइम बीतने दिया कि 3.00001 सेकेंड जब बीता तो ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन थी वो 5.0000001 मीटर हो गई। तो अब ये बताओ टाइम ना के बराबर बदला है तो उसको हम 3 सेकेंड मान लें कि इतना छोटा सा टाइम आगे बढ़ा तो उसको क्या ही कंसीडर करें। इसी तरह से पहले वो 5 मीटर वाली पोजीशन पे था, अब 5.00001 वाली मीटर पोजीशन पे है, तो इसको लगभग 5 मीटर ही मान सकते हैं। तो यही होगा, पोजीशन चेंज हुई है लेकिन इतना कम हुई है कि उसको कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं ऑब्जेक्ट P वाली पोजीशन पे ही है। तो इस P वाली पोजीशन पे वेलोसिटी क्या होगी, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जिस पॉइंट पे आपसे वेलोसिटी पूछी है उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। जैसे हमारा ये पाथ ऑफ मोशन है, अब आपसे पूछा जा रहा कि बताओ ये जो पॉइंट है इसको P मान लेते हैं, इस P पॉइंट पे वेलोसिटी क्या होगी। अच्छा ये वेलोसिटी कैसी होगी, एवरेज होगी कि इंस्टेंटेनियस। ऑब्वियस सी बात है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी। जब किसी एग्जैक्ट टाइम पे पूछते हैं हम कि बताओ 3 सेकंड पे 5 सेकंड पे क्या वेलोसिटी है, तो वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात कर रहा होता है। तो उसके निकालने के लिए इस P पॉइंट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस कर्व पे। ये इस तरह से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, लेकिन टेंजेंट तो ऐसे सिंपल लाइन होती है, इसका तो कोई डायरेक्शन होता नहीं है। वहीं अगर ये वेलोसिटी है तो इसका कुछ डायरेक्शन होना चाहिए। तो इसका डायरेक्शन वही डायरेक्शन होगा जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है, यानी मोशन अगर इस डायरेक्शन में हो रहा है तो एरो हम इस तरह से लगा देंगे, जिस साइड ऑब्जेक्ट जा रहा है उसी साइड एरो पॉइंट करेगी। तो देखो यही चीज़ यहाँ पर बनी है कि इस P पॉइंट से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, मोशन इधर हो रहा था तो डायरेक्शन भी हमने इधर लिया। ये डायरेक्शन है किसका, वेक्टर V का। देखो यहाँ एवरेज वेलोसिटी नहीं लिखा, अगर एवरेज होता यहाँ देखो एवरेज लिखा था तो बार लगाता, यहाँ बार नहीं लिखा, सिंपल V है, यानी ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो ये सारी फिगर बनाकर आपको जस्ट यही समझाया जा रहा है कि अगर डेल्टा T को हम कम करते चले जाएं, बहुत कम कर दें, वेलोसिटी का डायरेक्शन हमको कैसे मिलेगा, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी केस में तो हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के डायरेक्शन को ही कॉपी कर लेते थे कि भैया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन हमारे वेलोसिटी का वेक्टर का हो जाएगा। लेकिन अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो बन ही नहीं पा रहा है, पोजीशन ही ना के बराबर चेंज हो रही है, तो कैसे बनाओगे। तो फिर उस केस में जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी पूछा है उस पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दो इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, तो आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो जो डायरेक्शन है एवरेज वेलोसिटी का V बार से उसको हम शो कर रहे हैं, उसको ABC वाले फिगर के अंदर आप देख सकते हो। और 3 डिक्रीजिंग वैल्यूज थी डेल्टा T की, यानी टाइम इंटरवल का T1 T2 T3 ये था। और हमने देखा था कि जो डेल्टा T1 है वो बड़ा है, फिर और हमने टाइम इंटरवल को कम कर दिया, डेल्टा T2 मान लिया, उससे भी कम टाइम इंटरवल ले लिया, T3 हो गया। और जैसे जैसे ये कम होता जा रहा है, डेल्टा T टेंडिंग टू जीरो हो रहा है, तो हम कह सकते हैं जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है वो भी लगभग जीरो होता जाएगा। और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो किसके अलॉन्ग होगा, अलॉन्ग द टेंजेंट ऑफ द पाथ। देयरफॉर अब ये मेन पॉइंट है, मेन लाइन है जो कि आपको याद रखना है। ये पीछे का जो कहानी बताई जा रही थी वो समझाने के लिए था, अब मेन याद रखने वाला पार्ट ये आ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज टेंजेंशियल टू द पाथ एट दैट पॉइंट एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन। पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट के किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन चाहिए, तो वो डायरेक्शन कैसा होगा, टेंजेंशियल होगा, यानी वो टेंजेंट बनाएगा टू द पाथ एट दैट पॉइंट। और वो जो टेंजेंट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उसी डायरेक्शन में टेंजेंट की भी एरो लगा देना। वी कैन एक्सप्रेस वेक्टर V इन कॉम्पोनेंट फॉर्म। तो वेक्टर V को हम कॉम्पोनेंट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, चलिए मैं साइड में आपको करके दिखाता हूँ। वेक्टर V को हम क्या लिख सकते हैं, dr/dt।
अब अगर डी हटा के डेल्टा लगाएंगे तो लिमिट फिर से लगानी पड़ेगी, क्योंकि लिमिट हटाया था तो डेल्टा से डी बन गया था। अब लिमिट वापस लगाएंगे तो डी हट के डेल्टा आ जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर हम इस तरह से लिमिट लगा दें डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0, तो फिर उस केस में ये डेल्टा वेक्टर आर अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। और डेल्टा वेक्टर आर क्या होता है, इसको कंपोनेंट के फॉर्म में हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब लिमिट को अलग अलग अप्लाई कर देते हैं। लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, ये तो पूरा हमारा मैग्नीट्यूड हो गया, और आई कैप हमारा डायरेक्शन शो कर देगा, प्लस इसी तरह से यहाँ पर भी लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंडिंग्स टू 0 डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब लिमिट हटाएंगे, डी लगा देंगे तो आ जाएगा डी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वाई बाई डी टी जे कैप। डी एक्स बाई डी टी का मतलब क्या है कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में पोजीशन चेंज कितना हो रही है टाइम के रिस्पेक्ट में, यानी एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी हो जाएगा। ये वेलोसिटी कैसी होगी, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में होगी, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये आ गया रिलेशन वेक्टर वी का। ये है इंपॉर्टेंट रिलेशन जो कि आपको याद रखना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का एक रिलेशन ये याद रखना है, दूसरा रिलेशन आपको ये याद रखना है, जहां पर वी एक्स क्या है डी एक्स बाई डी टी और वी वाई आपका डी वाई बाई डी टी। तो वेक्टर के फॉर्म में हमने वेलोसिटी को इस तरह से लिख लिया। इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन की बात करेंगे तो क्या होगा, आप ये पढ़ चुके हो कि अगर कंपोनेंट दिए हैं उसकी मदद से हमको उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए तो निकाल सकते हैं। यानी वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, तो उसके लिए सिंपल v लिखेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट जो x वाला कंपोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस y वाला जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर। ये आ गया रिलेशन। डायरेक्शन की बात कर लें तो डायरेक्शन कैसे दिखेगा भाई, tan थीटा होता है आपका वी वाई बाई वी एक्स। ये सारा रिलेशन हम कर चुके हैं, वेक्टर आर लेके ए और बी आपको याद होगा। तो y वाला जो कंपोनेंट है वो न्यूमरेटर में रखते हैं और x वाला कंपोनेंट डिनोमिनेटर में रखते हैं। ये उस केस में है जब इस तरह से कुछ कहानी हो रही हो, यानी ये आपका वेक्टर है, ये आपका वी एक्स है और ये आपका वी वाई है और थीटा ये बन रहा है, यानी वी एक्स और जो आपका वेक्टर वी है इसके बीच में बनने वाला एंगल अगर थीटा है तब ये रिलेशन इस तरह से वर्क करेगा। तो भाई थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स। ये हर किसी के लिए है। आपको मैंने डिस्प्लेसमेंट का भी निकाल के दिखाया था, क्वेश्चन में हमने यही तो किया था, मैग्नीट्यूड निकालना था तो यही कर दिया था, एक्स और वाई कंपोनेंट का स्क्वायर करके सम कर दो, और डायरेक्शन चाहिए तो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स वाला कंपोनेंट, इसका रेशियो निकाल लो और फिर tan इनवर्स करके उसकी वैल्यू पुट कर दो, थीटा की वैल्यू आपको मिल जाएगी कि एक्स एक्सिस से वो कितना एंगल बनाएगा वो वैल्यू आ जाएगी। तो यही सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो यहाँ पर है कि वी क्या लिख सकते हैं, डी आर बाई डी टी, ये लिमिट लगा कर हमारा ये रिलेशन बन गया वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप, जहाँ वी एक्स हमारा डी एक्स बाई डी टी है, वी वाई डी वाई बाई डी टी है। So if the expression for the coordinate x and y are known as function of time, we can use these equation to find vx and vy। तो अगर हमको कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ है जहाँ पर x और y के कोऑर्डिनेट्स आपको दिए हैं, यानी x और y की वैल्यू दी है टाइम के फंक्शन के साथ, तो उस केस में हम vx और vy निकाल सकते हैं। तो उस केस में जो मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर v का वो इस तरह से मिलेगा और डायरेक्शन आपको इससे मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया। अभी क्वेश्चन करेंगे तो ये चीज़ें और क्लियर होंगी। Vx, Vy and angle theta are shown in figure 3.14 for the velocity vector v at point P। तो ये आपका देखो फिगर दी हुई है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पाथ ऑफ मोशन ये है, इस P पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए तो इस P पॉइंट से एक टेंजेंट बना देंगे, फिर इसका x वाला कंपोनेंट ये हो गया, y वाला कंपोनेंट ये हो गया, और x वाले एक्सिस से जो इसका एंगल बन रहा है उसको हम थीटा माने हैं। तो ये बताओ कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आपका Vx है अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या है v है, तो हम Vx को ऐसे लिख सकते हैं v cos थीटा। इसी तरीके से साइन थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो Vy बाई v आ जाएगा, जहाँ से Vy की वैल्यू v साइन थीटा आ जाएगा। ये रिलेशन हम पहले डिराइव कर चुके हैं दूसरे वेक्टर्स के लिए। तो x और y कंपोनेंट को थीटा के फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, Vx इक्वल v cos थीटा और Vy को v साइन थीटा। ठीक है, तो ये पूरी बात हो गई वेलोसिटी की। अब एक्सेलरेशन देख लेते हैं। द एवरेज एक्सेलरेशन a ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर टाइम इंटरवल डेल्टा t मूविंग इन xy प्लेन इज द चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, यानी डेल्टा v वेक्टर अपॉन डेल्टा t, ये हम लिख सकते हैं कि नहीं। अब डेल्टा v क्या है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी को अगर हम वेक्टर v मान लेते हैं तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका x वाला कंपोनेंट i कैप प्लस इसका y वाला कंपोनेंट j कैप। इसी तरीके से जो फाइनल वेलोसिटी है उसको लेट सपोज v डैश वेक्टर मान लेते हैं, तो vx डैश i कैप
प्लस वी वाई डैश जे कैप। जो डेल्टा वी वेक्टर है वो क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। तो x के कंपोनेंट एक साथ सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी वी एक्स डैश माइनस वी एक्स हो गया आई कैप। इसी तरीके से जो y वाले कंपोनेंट है वो आपस में सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे, वी वाई डैश क्योंकि ये फाइनल वेलोसिटी है अलोंग द y एक्सिस डायरेक्शन माइनस वी वाई, और ये जे कैप। अब ये जो वी एक्स डैश माइनस वी एक्स है इसको हम डेल्टा वी एक्स मान लेते हैं, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस इसी तरीके से वी वाई डैश माइनस वी वाई को हम डेल्टा वी वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो डेल्टा वेक्टर वी का रिलेशन ये आ गया। अब इसी वैल्यू को हम पुट कर देंगे ऊपर जो रिलेशन हम बना रहे थे उसमें, डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। अब डेल्टा टी को अलग अलग कर लेते हैं तो हो जाएगा डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब ये डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी क्या है, चेंज इन वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है, और यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस की बात कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस ये एवरेज एक्सेलरेशन है आई कैप प्लस इसी तरीके से जो आपका डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी है ये चेंज इन वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन टाइम इंटरवल है। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम आपका एक्सेलरेशन होता है तो हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन ए वाई, यानी एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, और ये जे कैप हो गया। तो इसमें मेनली आपको क्या याद रखना है कि एवरेज एक्सेलरेशन वेक्टर जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा वी वेक्टर अपॉन डेल्टा टी, एक रिलेशन ये हो गया, दूसरा रिलेशन इसके कंपोनेंट के फॉर्म में ये वाला हो गया। अच्छा, यहाँ पर भी ऐसे एक लाइन आएगी, यानी ये एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो ये तो एवरेज एक्सेलरेशन की बात हो गई। अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर लें तो उस केस में हमको कुछ नहीं करना होता, बस खाली जो ऊपर हम बार लगा रहे थे वो हटा देंगे। अब यहाँ पर हम लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी टेंडिंग्स टू जीरो डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी। अब लिमिट हटेगी तो डेल्टा की जगह डी हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं डी वेक्टर वी अपॉन डी टी। अब इसको कंपोनेंट के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, यही रिलेशन हम उठाएंगे और लिमिट लगा देंगे। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, जब लिमिट हटेगी तो डेल्टा की जगह डी हो जाएगा, तो बेसिकली डी वी एक्स बाई डी टी आई कैप प्लस डी वी वाई बाई डी टी जे कैप। अब डी वी एक्स बाई डी टी को हम क्या लिख सकते हैं कि बेसिकली आपका ए एक्स आई कैप है, इसी तरीके से इसको हम ए वाई जे कैप लिख सकते हैं। तो बीच में कहानी कुछ भी हो, फाइनल रिलेशन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। एक तो रिलेशन आपको मैंने ये बता दिया एवरेज एक्सेलरेशन का, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक रिलेशन ये डी वेक्टर वी अपॉन डी टी, दूसरा कंपोनेंट के फॉर्म में हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ पर यही रिलेशन है एवरेज एक्सेलरेशन का, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप, कंपोनेंट के फॉर्म में सिंपल हमने ब्रेक कर दिया। दूसरा जो एक्सेलरेशन यानी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, लिमिटिंग वैल्यू करेंगे जहाँ पर जो टाइम इंटरवल है वो जीरो का अप्रोच करेगा, लगभग आपके जीरो के करीब चला जाएगा। तो बस हमने यहाँ पर लिमिट उठा के रख दी। जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं तो लिमिट लगा देंगे हम डेल्टा वेक्टर वी अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर डेल्टा वेक्टर वी आपका डेल्टा वी एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वी वाई जे कैप है, उठा कर यहाँ लिमिट कर दिया। तो दूसरा रिलेशन जो आपको याद रखना है वो ये है। अब यहाँ भी एक चीज़ लिखी हुई ज़रा देख लेते हैं, इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई ए एक्स एंड ए वाई कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो ए एक्स को हम लिख सकते हैं डी बाई डी टी डी एक्स बाई डी टी। अब ये कहानी क्या है पहले हम समझ लेते हैं। देखो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, यानी चेंज इन पोजिशन अपॉन टाइम, ठीक है, एक्स एक्सिस के लॉन्ग हम बात कर रहे हैं। एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या होती है, डी वी बाई डी टी, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये जो v है इसकी जगह हम इस v की जो वैल्यू है ये उठा के रख दें तो क्या हो जाएगा, ज़रा देखो d बाई डी टी तो ऐसे ही है, जो v था उसकी जगह हमने dx बाई डी टी कर दिया। अब d और d मिलके क्या हो जाएंगे, d स्क्वायर, और x था तो x हो गया। डिनोमिनेटर में देखो ये भी dt है और ये भी dt है, तो dt का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा dt स्क्वायर। इसका मतलब सिर्फ t का स्क्वायर नहीं है बल्कि dt का स्क्वायर है। तो यही रिलेशन तो यहाँ लिखा है डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। इसी तरह से ए वाई को भी आप लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर। मेन चीज़ यही है कि आपको अगर पोजीशन वेक्टर दिया है तो एक बार आप डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी मिल जाएगी, दोबारा डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अब ये क्वेश्चन आएगा तो वहाँ करेंगे तो समझ में आएगा आपको। एज इन केस ऑफ वेलोसिटी वी कैन अंडरस्टैंड ग्राफिकली द लिमिटिंग प्रोसेस यूज इन डिफाइनिंग एक्सेलरेशन ऑन ग्राफ शोइंग द पाथ ऑफ ऑब्जेक्ट्स मोशन। तो जैसा कि हमने वेलोसिटी में डायग्राम बना कर देखा था कि हाँ जिस डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी,
टाइम इंटरवल को हम कम करते चले जा रहे हैं तो किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क आ रहा है, वही चीज़ यहाँ पर भी हम कर सकते हैं। तो यही चीज़ आपको फिगर 3.15 A2D में दी हुई है। तो चलिए इसको मैं थोड़ा ड्रॉ करके डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूँ। अब ये हमारा XY प्लेन है, इस प्लेन में एक ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, तो जिस पाथ को फॉलो करके वो मोशन कर रहा है उस पाथ को मैंने यहाँ पर ब्लू कलर से आपको शो किया है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ इस पॉइंट पे, एग्जैक्टली इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट को हम चलो P नाम दे देते हैं, वेलोसिटी क्या होगी? पहले ये बताओ कि मैं किस वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा हूँ, एवरेज है कि इंस्टेंटेनियस है? ऑब्वियसली इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। जब किसी एग्जैक्ट टाइम या एग्जैक्ट पोजीशन पे आपको वेलोसिटी पूछी जाए तो वो आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है। तो मैं यहाँ आपसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछ रहा हूँ कि बताओ इस P पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी। आप पढ़ चुके हो कि पाथ के जिस पॉइंट पे हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए होती है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट का जो डायरेक्शन होगा, यानी एरो से शो करेंगे, उस एरो का जो डायरेक्शन होगा वो उसी तरफ पॉइंट करेगा जिस तरफ मोशन हो रहा है। तो यहाँ से मैंने एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर दिया। तो P पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको चलो हम डिनोट कर देते हैं वेक्टर V से। ये डायरेक्शन है और एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को शो करेगी। इसी तरह से एक पॉइंट मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे देता हूँ P1। तो P1 पॉइंट पे क्या वेलोसिटी होगी, यहाँ से हम ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। तो इसका नाम मैं कुछ दे देता हूँ, लेट सपोज वेक्टर V1। P1 पॉइंट पे वेलोसिटी V1 आ गई। अब हमको एक्सेलरेशन निकालना है। तो जैसा हमने वेलोसिटी के केस में किया था कि वेलोसिटी का डायरेक्शन निकालने के लिए हमने डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन निकाल लिया, और डिस्प्लेसमेंट है क्या, पोजीशन का डिफरेंस। ठीक इसी तरीके से आप जानते हो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, यानी डेल्टा V आपको निकालना पड़ेगा। वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो डेल्टा V का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। मैं थोड़ा लिख के आपको समझाता हूँ। हम एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं, आप सिंपल जानते हो डेल्टा V बाई डेल्टा T। अब डेल्टा T तो डायरेक्शन देने से रहा, तो इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिलेगा कहाँ से, इसी डेल्टा V से डायरेक्शन मिलेगा। तो जिस डायरेक्शन में डेल्टा V होगा यानी चेंज इन वेलोसिटी होगा उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन होगा। तो यहाँ पर हमारा काम ये है कि हम डेल्टा V निकाल लें कि डेल्टा V का डायरेक्शन क्या है, बेसिकली डायरेक्शन निकालना है। तो डेल्टा V है क्या, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, यानी वेक्टर सब्सट्रैक्शन हम कर देंगे तो हमको डेल्टा V का डायरेक्शन मिल जाएगा। तो चलिए इतना काम करते हैं। तो यहाँ से मैं वेक्टर V और वेक्टर V1 का डायरेक्शन निकाल के साइड में कर लेता हूँ, एक कॉपी ले लेता हूँ ताकि ये फिगर भी ऐसे ही आपको दिखती रहे। तो ये वेक्टर V का कॉपी मैंने ले लिया, इसी तरह से V1 का कॉपी ले लिया। अच्छा, डेल्टा V होगा क्या, चेंज इन वेलोसिटी होगा क्या, फाइनल वेलोसिटी, यानी P1 पॉइंट पे जो वेलोसिटी थी वो, जो कि आपका वेक्टर V1 है, माइनस वेक्टर V। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर V1 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर V। तो ये सिंपल वेक्टर एडिशन हो गया कि वेक्टर V1 को माइनस ऑफ वेक्टर V से ऐड करना है। तो उस केस में हमको जस्ट क्या करना पड़ेगा, दोनों वेक्टर की टेल को एक साथ मिला लो, V1 और V। ये V1 की टेल उठाकर मैंने V पे रख दिया। तो इनिशियल पोजीशन P है, वहाँ पर वेलोसिटी V है, फाइनल पोजीशन P1 है, वहाँ वेलोसिटी V1 है। तो ऑब्जेक्ट P से P1 जा रहा है ना, यानी वेलोसिटी V से V1 की तरफ जाएगी। तो चेंज इन वेलोसिटी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से ऐसे V के हेड से निकल के V1 के हेड तक जाएगा। अब आप ये पूछ सकते हो कि ये क्या है, ये कौन सा वेक्टर एडिशन हमने कर दिया कि हेड को हेड से मिला दिया। भाई ट्रायंगल लॉ में हमने ये देखा था ना कि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे वेक्टर की टेल को रखेंगे, फिर उसका रिजल्टेंट निकालने के लिए यानी उसके एडिशन पे क्या मिलेगा वैल्यू, उसको निकालने के लिए पहले वाले वेक्टर की टेल दूसरे वाले वेक्टर की हेड ये मिला देंगे। कि यहाँ तो हेड से हेड मिला रहे हैं। तो अब मैं इसको थोड़ा सा और अलग तरीके से समझाता हूँ, जैसा आपने सीखा है उस तरह समझाता हूँ। आपके बुक में इस तरह से बना है तो ये तो डायरेक्ट हो गया। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज होंगे कि कैसे हो रहा है, हेड को हेड कैसे मिला दिए, ये कैसे डेल्टा V निकल रहा है। तो ये वाला रिलेशन तो आप समझ रहे होगे कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर ये इक्वल होगा वेक्टर V1 प्लस माइनस ऑफ वेक्टर V। तो इन दोनों वेक्टर का एडिशन तो आप कर लोगे, सीख चुके हो। तो चलिए करते हैं। V1 तो ऐसा ही रहेगा, माइनस ऑफ V हमको लेना है। तो आप जानते हो इसके डायरेक्शन को ठीक अपोजिट कर देंगे हम। तो 180 डिग्री रोटेट कर दिया तो ये कुछ इस तरह से हो गया। आप यहाँ देख सकते हो कि वेक्टर V के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है उसी लेंथ का। तो अब हम क्या करेंगे, V1 और वेक्टर V को ऐड करना है ना, तो V1 के हेड पे V के टेल को रखेंगे और इस V1 को हम थोड़ा इधर कर देते हैं। तो ये उठाकर हमने इस तरह से कर दिया। अब V1 प्लस माइनस ऑफ V है ना, यानी पहले वाले वेक्टर की टेल से दूसरे वाले वेक्टर के हेड तक एक वेक्टर बना देंगे। तो ये इसका रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा। अब ये रिजल्टेंट वेक्टर आप देखो, इसको उठा के मैं बिल्कुल यहाँ रख दूँ इसके बगल में,
तो इसका डायरेक्शन ये जो हमने निकाला था डायरेक्टली पहले, सेम डायरेक्शन है और सेम इसका मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ समझ गए कि जो मेथड आपने सीखा है वेक्टर एडिशन का, वहाँ से भी हमको रिजल्टेंट वेक्टर यही मिल रहा है। तो ये चीज़ हम डायरेक्टली कर सकते हैं कि दोनों वेक्टर आप बना लो और फिर दोनों के हेड को कनेक्ट कर दो इस तरह से कि इनिशियल जो वेलोसिटी है वहाँ पर ये जो वेक्टर हम बना रहे हैं रेड कलर से उसकी टेल होगी, और जो फाइनल पोजीशन है वहाँ जो वेलोसिटी है उसके हेड तक इस वाले वेक्टर का हेड होगा। अच्छा, P से P1 जाने में कुछ टाइम बीता होगा, तो उस टाइम इंटरवल को भी हम कुछ मान लेते हैं। चलो इस केस में हम टाइम इंटरवल मान लेते हैं डेल्टा T1। P से P1 जाने में टाइम कितना लगा, डेल्टा T1। तो देखो यही ए वाली फिगर मैंने आपको बना के दिखाया था कि ये पाथ है मोशन का। P पॉइंट पे V वेलोसिटी है, P1 पॉइंट पे V डैश वेलोसिटी है, वहाँ पर मैंने V1 मान लिया था, तो आप कुछ भी मान सकते हो क्योंकि P1 पॉइंट था तो इसीलिए मैंने V1 मान लिया था। फिर इन दोनों वेलोसिटी वेक्टर को नीचे ड्रॉ किया गया है। वेक्टर V बिल्कुल ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया, V डैश को ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया गया। दोनों की टेल को मिला देना है, ये पॉइंट याद रखना। दो वेलोसिटी थी हमारी, इनिशियल और फाइनल, उन दोनों वेलोसिटी वेक्टर की टेल को हमने मिला दिया। फिर हेड को हम कनेक्ट कर देंगे एक तीसरे वेक्टर से। यही जो तीसरा वेक्टर है वो आपका डेल्टा V होगा, यानी चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर। और वो कहाँ से कहाँ तक होगा, इनिशियल वेलोसिटी के हेड से लेके फाइनल वेलोसिटी के हेड तक, ये इसका डायरेक्शन होगा। तो इस डायरेक्शन को आप याद रखना। ये डायरेक्शन कैसे आया था, मैंने वेक्टर एडिशन ट्रायंगल लॉ लगा के आपको दिखा भी दिया था, क्योंकि डायरेक्ट आपकी बुक में ये वाला डायग्राम बना दिया। अभी हेड को हेड से क्यों कनेक्ट कर रहे हैं, तो मैंने आपको बता दिया था कि बेसिकली अगर आप वैसे भी करोगे जैसे आप वेक्टर एडिशन करते हो ट्रायंगल लॉ से, तो भी आपको डेल्टा V ऐसे ही डायरेक्शन में उतनी ही मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा। तो उतना पूरा प्रोसेस करके माइनस ऑफ वेक्टर V लेके फिर एडिशन करने के बजाय डायरेक्ट यहाँ पर ये चीज़ ले ली गई है। अब B वाली फिगर के अंदर देखो, हमने टाइम ड्यूरेशन को कम कर दिया। जैसे A वाली फिगर के अंदर हमने चलो टाइम ड्यूरेशन जो लिया था वो डेल्टा T1 था, अब B वाले में हमने डेल्टा T2 ले लिया, और ये डेल्टा T2 ये जो ड्यूरेशन है वो डेल्टा T1 से कम है, यानी टाइम और कम कर दिया। तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन को कम कर देंगे तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर ना निकल पाएगा। तो इस वाले केस में देखो यहीं तक रह गया, जबकि A वाले में थोड़ा और आगे तक चला गया था। P1 देखो यहाँ पर है, जबकि P2 थोड़ा और पहले ही है, क्योंकि टाइम कम कर दिया, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो पाया। तो इस P2 वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है इसको V डैश मान लिया गया। तो यहाँ पर भी आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल सकते हो। V ऐसे ड्रॉ कर दिया और V डैश का कॉपी ले लिया, डेल्टा V आपका ये आ गया। तो डेल्टा V का जो डायरेक्शन होगा वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। यहाँ इस A वाली फिगर में भी आप देखो डेल्टा V का डायरेक्शन ये ऐसे है, तो सेम डायरेक्शन आपका एवरेज एक्सेलरेशन का है, डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ये आपको दिया है। इसी तरह B में देखो डेल्टा V का डायरेक्शन ये है, तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी सेम ऐसे ही है। C वाली फिगर के अंदर टाइम ड्यूरेशन को और कम कर दिया गया। डेल्टा T3 कोई टाइम है जो कि डेल्टा T2 से भी कम है। तो अब जो ऑब्जेक्ट की फाइनल पोजीशन है वो P वाले पॉइंट से और करीब रहेगी, क्योंकि टाइम हम ज़्यादा नहीं दे रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ज़्यादा दूर निकल नहीं पा रहा है। तो अभी ऑब्जेक्ट P3 वाली पोजीशन पे, तो P3 पे जो वेलोसिटी है वहाँ पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके वेलोसिटी निकाल सकते हैं, यानी इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो V है, V डैश हमारे पास है, तो यहाँ भी देख सकते हो डेल्टा V आपका ये मिल गया। तो डेल्टा V का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। अब डेल्टा T को हम कम करते चले जाएंगे, एक पॉइंट आएगा कि डेल्टा T टेंडिंग्स टू जीरो, हम ये कह सकते हैं। D वाले केस में यही हो रहा है, डेल्टा T टेंडिंग्स टू जीरो, यानी लगभग वो जीरो हो गया है। तो ये चीज़ आप देख चुके हो कि अगर डेल्टा T टेंडिंग्स टू जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट भी टेंड्स टू जीरो होगा। उस केस में हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। तो इस D वाली फिगर के अंदर P वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वही आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी हो गई। अब उसी के हिसाब से हम एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ड्रॉ कर लेंगे। अब ये आ गया कंफ्यूजन वाला पार्ट कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है क्या, ये तो बताओ पहले। तो जैसा कि हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में देखा था कि पाथ के जिस पॉइंट पे हमको वेलोसिटी चाहिए वहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दो मोशन के डायरेक्शन में, वो आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया। एक्सेलरेशन में ऐसी कहानी नहीं है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। देखो एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालने के लिए तो हमारे पास मेथड है कि हम क्या करते हैं, डेल्टा V का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। जो डायरेक्शन डेल्टा V का होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का होगा। लेकिन इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के केस में ये मेथड वर्क नहीं करेगा, क्योंकि इस केस के अंदर जैसा कि D वाली फिगर में देख सकते हो सिर्फ एक ही वेलोसिटी हमारे पास है, तो डेल्टा V नहीं निकाल सकते। तो डेल्टा V का डायरेक्शन नहीं पता होगा तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी हम नहीं निकाल सकते। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन पता होना चाहिए, फिर वहाँ से कैलकुलेट करके हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं। वेलोसिटी का डायरेक्शन निकाल लेंगे, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकाल लेंगे, और फिर इनके बीच का डायरेक्शन अगर हमको चाहिए होगा तो हम निकाल लेंगे।
आधे से ज़्यादा बातें हवा मोड़ गई होंगी। क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये क्लियर होगा। तो अब जो ऊपर लिखा है थोड़ा सा हम उसको पहले देख लेते हैं कि क्या बात कह रहा है। तो जो पॉइंट P है वो रिप्रेजेंट कर रहा है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट टाइम T। किसी T टाइम पे ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो P है। इसी तरह से P1, P2, P3 अलग अलग पोजीशन है आफ्टर टाइम डेल्टा T1, डेल्टा T2, डेल्टा T3। ये मैंने आपको बता दिया था कि अलग अलग इंटरवल के बाद अलग अलग पोजीशन उसकी होगी। जहाँ पर डेल्टा T1 सबसे बड़ा है, उससे छोटा डेल्टा T2 है, उससे छोटा डेल्टा T3 है। यानी जैसे फिगर में हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, A से B, B से C, तो हमारा टाइम ड्यूरेशन कम होता जा रहा है, तो पोजीशन और पीछे की तरफ खिसकती आ रही है। अब जो वेलोसिटी वेक्टर है पॉइंट P पे, P1, P2, P3 पे, उसको भी आपको फिगर में शो किया गया है। तो डेल्टा T के हर केस के अंदर डेल्टा V को हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? यूजिंग द ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये मैंने आपको बना के दिखाया था कि किस तरह से जो वेक्टर V1 है उसमें हम माइनस ऑफ वेक्टर V को ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करने पे हमको डेल्टा वेक्टर V मिल रहा है। तो यही कह रहा है कि डेल्टा वेक्टर V हम ऑब्टेन कर सकते हैं कैसे? ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। इन दोनों का वेक्टर एडिशन कर दो तो आपने देखा था ऐसे एक एरो बनकर आ रही थी, जिसको आपकी बुक में डायरेक्ट ही कर दिया गया है। यानी वेक्टर V को ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है और वेक्टर V डैश को ऐसे ड्रॉ कर दिया गया है, और इस तरह से ड्रॉ कर दिया गया है कि वेक्टर V से वेक्टर V डैश तक ऐसे एरो बना दो। यही आपका डेल्टा वेक्टर V है। तो ये मैंने आपको दिखाया था कि ऐसे डायरेक्ट हम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उस तरह से भी ट्रायंगल लॉ लगा के भी करोगे तो यही चीज़ आपको मिलेगी। तो इस तरह से हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं। तो वो भी वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का ही पार्ट है, जहाँ पर हम निगेटिव V नहीं ले रहे हैं, डायरेक्टली उसको वैसे ही रख के हेड टू हेड कनेक्ट करा दे रहे हैं। खैर, आपको ये वाला डायरेक्ट मेथड ना समझ में आए तो आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लगा के जैसे मैंने आपको दिखाया था उस तरह से भी कर सकते हो। बाय डिफिनेशन द डायरेक्शन ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन इज सेम एज दैट ऑफ डेल्टा वेक्टर V। यानी चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। वी सी दैट एज डेल्टा T डिक्रीज एज द डायरेक्शन ऑफ डेल्टा V चेंजेस। तो हमने देखा था जैसे जैसे डेल्टा T को हम डिक्रीज कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, डेल्टा V का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो अब यहाँ पर हम डेल्टा T को और कम कर देते हैं तो हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो और पहले ही रह जाएगा। पोजीशन मान लो ये वाली ले लेते हैं हम, इसको हम P2 मान लेते हैं। यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो कुछ ये है और ये वेलोसिटी आपकी लेट्स सपोज V2 वेक्टर है। अब ऑब्जेक्ट जब P से P2 जा रहा है तो उस केस में डेल्टा V का डायरेक्शन क्या है उसको हम कैसे निकालेंगे? जैसा कि पहला वाला हमने किया तो उसी तरह से कर लेंगे। दोनों वेक्टर की टेल को हमने कनेक्ट कर दिया। अब यहाँ पर वेक्टर V के हेड से वेक्टर V2 के हेड तक एक वेक्टर बनाएंगे। ये जो वेक्टर हमारा बना है वो क्या है? डेल्टा V वेक्टर। और ये डेल्टा T2 टाइम के लिए है। डेल्टा T1 टाइम के ड्यूरेशन के लिए आपको डेल्टा V वेक्टर ये मिला, डेल्टा T2 टाइम के लिए डेल्टा V वेक्टर आपको ये मिला। अब ये दोनों जो डेल्टा V है इनका डायरेक्शन अलग अलग है, तो इसको थोड़ा नाम भी अलग कर देते हैं। पहले वाले केस के लिए हम डेल्टा V1 वेक्टर मान लेते हैं और इसको डेल्टा V2 वेक्टर मान लेते हैं। तो अब मैं दोनों को अगल बगल रख के आपको दिखाता हूँ। तो देखो दोनों का डायरेक्शन अलग है। ये हमारा डेल्टा V1 वेक्टर है और ये वाला डेल्टा V2 वेक्टर है। तो जो हमने डेल्टा T की वैल्यू को चेंज किया तो यहाँ आप देख सकते हो डेल्टा V का जो डायरेक्शन है वो भी बदल गया। यानी डेल्टा V का डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होगा। हम टाइम ड्यूरेशन को कम ज़्यादा करते रहेंगे, चेंज करते रहेंगे, तो डेल्टा V का डायरेक्शन भी चेंज होता रहेगा। और डेल्टा V का जो डायरेक्शन है वही एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो अगर डेल्टा V चेंज होता रहेगा तो एक्सेलरेशन भी चेंज होता रहेगा। हम एग्जैक्टली नहीं बता सकते, यानी बिना कैलकुलेशन करे हम नहीं बता सकते कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कितना होगा। तो यही बात देखो यहाँ पर लिखी है कि जैसे जैसे आपका डेल्टा T डिक्रीज होगा, जो डायरेक्शन है डेल्टा V का वो भी चेंज होगा, और डेल्टा V का डायरेक्शन चेंज होगा तो डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन भी चेंज होगा। फाइनली इन द लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0, जो कि D वाली फिगर है, द एवरेज एक्सेलरेशन बिकम्स द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन एंड हैज डायरेक्शन एज शोन। तो डेल्टा T को हम कम करते चले जा रहे हैं, एकदम लगभग 0 तक हमने पहुंचा दिया। तो ये वो पॉइंट होता है जहाँ पर जो एवरेज एक्सेलरेशन है वो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन बन जाता है। यानी उस केस में हम एग्जैक्टली उस पोजीशन पे क्या एक्सेलरेशन होगा और क्या वेलोसिटी होगी उसकी हम बात करने लगते हैं। तो एवरेज और इंस्टेंटेनियस को पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि एवरेज के केस में आपको इनिशियल और फाइनल की बात करेगा। एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहा है तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन की बात करेगा। एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहा है तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की बात करेगा। दो तरीके की वेलोसिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो, ये ABC वाली जो फिगर है इसके अंदर दो वेलोसिटी आपको देखने को मिल रही है कि नहीं? एक P पॉइंट पे, एक P1 पॉइंट पे। B वाली फिगर में देखो एक P पे, एक P2 पे। C वाले में देखो एक P पे, एक P3 पे। तो दो वेलोसिटी होगी, तभी तो हम डेल्टा V निकाल पाएंगे। चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालोगे? जब दो वेलोसिटी होगी तभी तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे। लेकिन जब इंस्टेंटेनियस की बात करेंगे तो वहाँ आपको दो वेलोसिटी नहीं होगी, क्योंकि एक ही पॉइंट पे, उसी पोजीशन पे एक ही वेलोसिटी एग्जिस्ट ही करती है। तो एक ही वेलोसिटी और एक ही एक्सेलरेशन।
तो उस एग्जैक्ट पॉइंट पे अगर हम एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो वो आपका इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होगा, और इसका डायरेक्शन आपको ये शो किया गया है। ये डायरेक्शन जो आपको ऐसे बनाया गया है, ये एट रैंडम कोई सा भी डायरेक्शन बना दिया गया है। इसका डायरेक्शन निकालने के लिए हमको एक्सप्रेशन की ज़रूरत पड़ेगी। यानी ये जो ऐसे बना दिया गया ना, हो सकता है एक्सेलरेशन ऐसे हो सकता है ऐसे हो, इधर भी एक्सेलरेशन हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। तो देखो नीचे आपको ये दिखाया गया है कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, बता देते हैं कि ये एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में 90 डिग्री बनेगा। तो भाई ये गलत है, 90 डिग्री नहीं बनेगा। वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। नहीं, ये तो बस एक एग्जाम्पल आपको दिया है कि वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये है। ये ऐसे भी बन सकता है कि हमारी वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन हमारा ये है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। ये तो जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो जब वेलोसिटी से डील कर रहे थे तो वहाँ तो हम डायरेक्शन निकाल ले रहे थे कि भाई कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर दो मोशन के डायरेक्शन में, वो वेलोसिटी के डायरेक्शन आपको मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको वेलोसिटी के डायरेक्शन पता होने के बावजूद भी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन नहीं निकाल सकते, उसके लिए आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो वो क्या कैलकुलेशन है अभी हम आगे देखेंगे, एग्जाम्पल है, उससे ज़्यादा चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब ये बात नोट करने की है दैट इन वन डायमेंशन द वेलोसिटी एंड द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। तो 1D मोशन में हमने देखा था कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में होगा, यानी आइदर इन द सेम डायरेक्शन और इन द अपोजिट डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में हो सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लो ये आपका वेलोसिटी का डायरेक्शन है तो ऐसा हो सकता है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी बिल्कुल इसी के डायरेक्शन में हो, या एक दूसरा केस भी हो सकता है कि अगर मान लो वेलोसिटी का डायरेक्शन ये है तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर हो सकता है। यानी यही दो डायरेक्शन पॉसिबल हैं। एक्सेलरेशन का डायरेक्शन या तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में होगा या वेलोसिटी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में होगा। यही दो पॉसिबल हो सकते हैं। क्योंकि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हम कैसे निकालते थे, थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं कि अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कम हो रही है, पहले हम साइन कन्वेंशन की बात कर लें, तो अगर इस डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव माना है तो ऑब्वियस सी बात है ये लेफ्ट साइड वाला जो डायरेक्शन है वो निगेटिव हो जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ मोशन कर रहा है तो वेलोसिटी हमारी इस तरफ होगी। अब अगर वेलोसिटी कम हो रही है, जैसे मान लो इस पॉइंट पे 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी थी, इस पॉइंट पे पहुंच के ये सिर्फ 3 मीटर पर सेकेंड रह गई, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, तो डेल्टा वी हम कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे। यानी 3 - 5 करोगे तो आपका आ जाएगा -2 मीटर पर सेकेंड। ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो डेल्टा वी का जो डायरेक्शन है वो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। निगेटिव लगा है यानी एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपका इस तरफ होगा। तो ये देखो अपोजिट डायरेक्शन आ गया। वहीं अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, यानी ये 5 मीटर पर सेकेंड से बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड हो जा रही है, तो ये 8 - 5 आपका 3 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। यहाँ पर डेल्टा वी की वैल्यू पॉजिटिव है और पॉजिटिव का डायरेक्शन कौन सा है, हमारा राइट साइड वाला डायरेक्शन है। यानी इस केस में जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है वो ये हो जाएगा। यही दो केस पॉसिबल है 1D मोशन के अंदर। However, for motion in 2 or 3 dimension, the velocity and acceleration vector may have an angle between 0 degree and 180 degree between them. लेकिन अगर 2D या 3D की बात करें तो वहां पर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। अब इस केस में देखो दो वेलोसिटी वेक्टर आपको दिए हैं v1 और v2। एक्सेलरेशन के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले दोनों की टेल को एक साथ मिला लो। तो ये v1 और v2 के हमने इस तरह से मिला लिया। तो देखो बिल्कुल एक के ऊपर एक आ गए। अब दोनों के हेड को हम कनेक्ट कर लेंगे। v1 से v2 जा रहा है ना, तो यहाँ से ये इस तरह से बन जाएगा। ये जो रेड कलर से मैंने बनाया है ये एक्सेलरेशन का डायरेक्शन आपको देगा। तो इस केस में आप देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 0 डिग्री बनना है, यानी जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी उसी डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन है। अभी दूसरा केस देखो, यहाँ पर वेक्टर v1 और v2 ये आपको डायरेक्शन दिया है। हमको एक्सेलरेशन का डायरेक्शन निकालना है, तो बेसिकली डेल्टा v का डायरेक्शन निकाल लो। उसके लिए हमको दोनों की टेल को आपस में ऐसे मिलाना पड़ेगा। फिर दोनों के हेड को कनेक्ट करना है। वेलोसिटी v1 से v2 जा रही है, तो v1 से v2 तक हमने एक वेक्टर बना दिया, एरो से हमने शो कर दिया। तो ये आपका क्या है, ये डेल्टा v वेक्टर है। और जो डायरेक्शन डेल्टा v का होगा सेम डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन का भी होगा। तो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमको ये इस तरह से मिल गया। अब इस केस में अगर मैं आपको दिखाऊं कि जैसे हम v1 को ले लेते हैं और ये एक्सेलरेशन को ले लेते हैं, इसके बीच में एंगल देखो, ये हमारा एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है और ये v1 वेलोसिटी का डायरेक्शन है। इसके बीच में एंगल ये कितना होगा, कुछ होगा, लेट सपोज 120 डिग्री। हमको डिग्री से मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ आपने देखा कि 0 और 180 डिग्री के अलावा भी इनके बीच में कोई और एंगल आ सकता है। 1D के केस में या तो 0 डिग्री बनेगा, यानी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का सेम डायरेक्शन है, या फिर 180 डिग्री बनेगा दोनों के बीच में कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन है। इस केस में देख सकते हो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में अदर देन 0 और 180 डिग्री के कोई एंगल बनना है।
इसी तरह से 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल बन सकता है। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि 2D और 3D के अंदर वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेकर 180 डिग्री के बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है। एग्जाम्पल 3.4, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाई। तो किसी पार्टिकल की पोजीशन आपको इस एक्सप्रेशन के थ्रू दी है, जहाँ पर जो t है वो सेकेंड्स में है एंड कोफिशिएंट है प्रॉपर यूनिट फॉर वेक्टर r टू बी इन मीटर। तो कह रहा है कि वेक्टर r जो है इसकी यूनिट मीटर्स में है, उसी हिसाब से इसकी कोफिशिएंट की वैल्यू सेट होगी। ये ऐसे एक एग्जाम्पल मैं समझा चुका हूँ कि क्या मतलब है इसका। ए वाले पार्ट आपसे पूछ रहा है फाइंड वेक्टर v फॉर एनी टाइम t एंड वेक्टर a फॉर एनी टाइम t। अब इसका मतलब क्या है, ऐसे मैंने लिख दिया कि ये वेक्टर v है और ब्रैकेट में t लिख दिया। इसका मतलब किसी t टाइम पे आपको वेलोसिटी बतानी है। तो जब भी हमको किसी एग्जैक्ट टाइम पे एग्जैक्ट पोजीशन पे कोई चीज़ बतानी होती है तो वो इंस्टेंटेनियस होता है। इसका मतलब आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए एक्सप्रेशन बताना है। इसी तरीके से आपको a और t लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन वेक्टर बताना है, लेकिन वो एक्सेलरेशन वेक्टर कैसा हो, इंस्टेंटेनियस हो। और इंस्टेंटेनियस का कैसे होता है आप जानते हो कि जैसे वेलोसिटी की बात करें तो dx/dt हो जाएगा, एक्सेलरेशन की बात कर लें तो dv/dt हो जाएगा, यानी डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। और डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको पिछले वाले चैप्टर में सिखाया था, लेकिन कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि समझ में नहीं आया। तो देखो बेसिकली डिफ्रेंशिएशन ये मैथ्स का टॉपिक है, वहाँ पर मैंने उतना बताया था जिससे आपका काम चल जाए, जितना हमको यहाँ पर फिजिक्स में अभी ज़रूरत है वो हो जाए, उतना मैंने बताया था। और वो सिंपल सा रूल था, उसी को फॉलो करना था। अगर आपको समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैथ्स में जो डिफ्रेंशिएशन वाला चैप्टर है उसको अच्छे से पढ़ लो पहले। एक बार जब डिफ्रेंशिएशन करना सीख जाओगे ना तो आपके लिए आसान हो जाएगा। एक नई चीज़ है ना, इसीलिए मुश्किल लग रहा है। यहाँ तो मैं उतना ही बता सकता हूँ जितना इस टॉपिक से रिलेटेड है, बाकी हकीकत में क्या डिफ्रेंशिएशन होता है वो मैथ्स में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हमको पोजीशन के लिए एक्सप्रेशन दिया हुआ है। अब जानते हो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है d वेक्टर r अपॉन dt। अब जो वेक्टर r की वैल्यू है ये उठाकर यहाँ रख दो तो d/dt हो गया, और ब्रैकेट में हमने वेक्टर r की वैल्यू रखनी है। तो ये आपका है 3t i कैप प्लस 2t स्क्वायर j कैप प्लस 5k कैप। अब डिफ्रेंशिएट हमको करना है, जो कांस्टेंट होता है उसका डिफ्रेंशिएशन 0 होता है। तो अगर कोई ऐसा टर्म लिखा हुआ है जहाँ पर कांस्टेंट भी है और वेरिएबल जैसे t है, t की वैल्यू तो चेंज हो रही है ना, तो वेरिएबल हो गया, तो उस केस में हम कांस्टेंट वाले टर्म को पीछे कर लेंगे। यानी यहाँ पर बेसिकली 3 बाहर हो गया, dt/dt हो गया, और ये आपका i कैप ऐसे ब्रैकेट में बंद कर देते हैं, प्लस 2 को हम ऐसे बाहर कर लेंगे, और t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, j कैप प्लस, अब यहाँ देखो k कैप के साथ तो आपको सिर्फ नंबर ही है, कोई वेरिएबल वाला टर्म है ही नहीं। तो चलो हम ऐसे लिख लेते हैं d5/dt। वैसे इस 5 का डिफरेंशिएशन क्योंकि कांस्टेंट है, कोई नंबर है, तो 0 ही आ जाएगा। तो अगले स्टेप में ये भी उड़ जाएगा आपका। अब यहाँ देखो dt नीचे तो dt से dt चला गया, सिंपल ये 3 बच जाएगा, तो ये 3 i कैप हो गया। अब ये dt स्क्वायर अपॉन dt ये क्या होगा, तो मैंने आपको सिखाया था कि जैसे मान लो कोई वेरिएबल है, लेट्स सपोज t की पावर n है, इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं यानी d/dt कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू आएगी, जो वेरिएबल की पावर है वो कोफिशिएंट बन जाएगी, यानी n कोफिशिएंट में आ जाएगा, और t और जैसे पावर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था t की पावर n वैसे लिखेंगे, बस n में से 1 माइनस कर देंगे। ये है सिंपल सी बात। इसका मतलब dt स्क्वायर अपॉन dt क्या होगा, सिर्फ इतने पे फोकस करो, t स्क्वायर, t की पावर 2 है तो 2 आपका कोफिशिएंट में आ जाएगा, t 2 माइनस 1 पावर में से कम हो जाएगा, तो 2 माइनस 1 आपका 1 होता है, t की पावर 1 आपका t ही होगा, तो dt स्क्वायर बाई dt का डिफरेंशिएशन 2t हो गया। ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी, डिफरेंशिएशन के चैप्टर पढ़ो, प्रैक्टिस करो, तो ये चीज़ एकदम हलवा है, आसानी से हो जाएगा। तो dt स्क्वायर बाई dt की वैल्यू 2t है, और एक 2 हमारा बाहर भी तो है, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, तो बेसिकली ये 4t j कैप हो जाएगा। और इधर कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, तो k वाला टर्म तो पूरा कहानी खत्म, वो 0 हो गया। तो यहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, 3i कैप प्लस 4t j कैप। इसी तरीके से इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन आपको निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, dv/dt होता है, तो d/dt वेलोसिटी वेक्टर का रिलेशन अभी हमने ऊपर निकाला है, 3i कैप प्लस 4t j कैप। अब अलग अलग कर लो, d ये 3 हो गया बाई dt, i कैप प्लस 4 बाहर हो जाएगा, dt/dt j कैप हो गया। ये बीच का ये जो स्टेप मैं आपको दिखा रहा हूँ
अगर आपको डिफरेंशिएशन आता होगा तो ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट देख लोगे कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 हो गया, 4t है, डिफरेंशिएट करेंगे तो सिर्फ 4 बचेगा, तो ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन नहीं, ये आपका सिंपल 0 हो जाएगा, तो i वाला टर्म खत्म। और यहाँ देखो dt और dt कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिर्फ 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा 4j कैप। तो एसेलरेशन का जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 4j कैप। तो ये दो चीज़ जो हमको निकालनी थी वो हमने निकाल लिया, एक तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, दूसरा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन। अच्छा ये देखो यहाँ पर वेलोसिटी की जो एक्सप्रेशन आया है उसके अंदर टाइम है, तो ये टाइम पे डिपेंड करेगा, वेलोसिटी जो है वो टाइम के हिसाब से चेंज होती रहेगी। लेकिन एक्सेलरेशन के अंदर आप देखो कोई टाइम का टर्म नहीं है, यहाँ सिंपल 4j कैप आ रहा है, इसका मतलब टाइम चेंज होता रहेगा तो भी एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज नहीं होगी, वो फिक्स है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, क्योंकि पोजीशन हमारी मीटर्स में दी थी, बताया था, और टाइम हमारा सेकेंड्स में है, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी। और जे कैप के डायरेक्शन में है, यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, अलोंग वाई डायरेक्शन। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू तो फिक्स हो गई। अगर टाइम पे डिपेंड करता तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते थे, भाई जो टाइम दोगे उस हिसाब से टाइम की वैल्यू पुट करके हम वेलोसिटी की वैल्यू बता देंगे। लेकिन एक्सेलरेशन में तो टाइम का कोई टर्म ही नहीं है, यानी वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं करेगा, टाइम की वैल्यू 0 हो 1 2 3 क्या करना है, एक्सेलरेशन में तो टी है ही नहीं, कहाँ पुट करोगे। यानी हर केस में एक्सेलरेशन वही फिक्स आपका 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा और वाई डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। अब इसमें बी वाले पार्ट में क्या पूछा था, फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वी टी एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड। अब वी टी का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है, टाइम आपको दे दिया कि जब 1 सेकेंड टाइम हो रहा है तब बताओ, तो वी टी में जो टी की वैल्यू पुट कर देंगे तो आ जाएगा। तो अब लिखोगे एट टी इज इक्वल टू 1 सेकेंड, वेक्टर वी टी का रिलेशन क्या हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई टी है ना, तो टी की वैल्यू 1 है, तो 4 1 4 हो गया, तो 4j कैप ये बन गया। अब 3i कैप प्लस 4j कैप, मैग्नीट्यूड निकालना कितना आसान है, मैग्नीट्यूड v क्या होगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, यानी x वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, y वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, 3 3 9 4 4 16 16 और 9 आपका 25 होगा, अंडर रूट 25 आपका 5 होता, तो वेलोसिटी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आया है ये हमको टाइम देने पे पता चला है कि भैया 1 सेकंड जब टी की वैल्यू 1 है तब ये वेलोसिटी आपका ये वेक्टर बनेगा इस तरह से, और तब हम इस तरह से मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। यही टी की वैल्यू चेंज कर दोगे, 2 रख दोगे तो सारी वैल्यू बदल जाएगी, फिर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बदल जाएगा और डायरेक्शन ही बदल जाएगा। तो यहाँ पर हमको डायरेक्शन ही बताना था ना, तो डायरेक्शन कैसे निकलेगा, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स होता है, तो tan इनवर्स वाई एक्सिस में वेलोसिटी क्या है देखो 4 है और एक्स एक्सिस में ये 3 है, तो सॉल्व करने पे थीटा की वैल्यू लगभग आपको 53 डिग्री आएगी। और ये किस एक्सिस से बनाएगा, एक्स एक्सिस से बनाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस का ही ये रिलेशन है वी वाई बाई वी एक्स। tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स कब आता है, जब एंगल हम एक्स एक्सिस से लेते हैं, तो अब लिखोगे यहाँ पर विद एक्स एक्सिस, तो थीटा भी आ गया यानी डायरेक्शन भी आ गया। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के डायरेक्शन को मैं थोड़ा सा ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ कि एक्सेलरेशन के केस में तो आपने देखा सिंपल ये 4j कैप आ गया, यानी इसकी सारी की सारी वैल्यू तो वाई डायरेक्शन में है। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन वेक्टर है, इसके बीच में लेट सपोज अल्फ़ा एंगल बनना है, तो ये अल्फ़ा क्या होगा, tan इनवर्स। अब ये जो एंगल हम ले रहे हैं एक्स एक्सिस से ले रहे हैं ना, इसीलिए हमारा न्यूमरेटर के अंदर y वाला कॉम्पोनेंट आ जाएगा, tan इनवर्स ए वाई बाई ए एक्स, अल्फ़ा इक्वल tan इनवर्स। अब y वाला कॉम्पोनेंट तो आपका 4 है, x वाला कॉम्पोनेंट आपका 0 है, तो 4/0 आ गया, नॉट डिफाइंड, और ये किस पे होता है, 90 डिग्री पे होता है। यानी tan अल्फ़ा की वैल्यू अनडिफाइंड या नॉट डिफाइंड कब आती है, जब अल्फ़ा की वैल्यू आपकी 90 होती है, तो 4/0 आ रहा है, और 4/0 तो नॉट डिफाइंड होगा, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो तो ये डिफाइंड ही नहीं है, न्यूमरेटर में 0 आता तो 0 हो जाता। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई 90 डिग्री, यानी एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। तो बेसिकली एक्सेलरेशन का जो डायरेक्शन है वो ये होगा, ठीक है, वेक्टर ए का डायरेक्शन ये हो गया। इसी तरह से वेलोसिटी के डायरेक्शन की बात कर लें तो देखो हमने निकाला था 53 डिग्री विद एक्स एक्सिस। अब इसको मैं अगर प्लॉट करके आपको थोड़ा दिखाऊं तो एक्सेलरेशन के लिए तो हम ऐसे शो कर सकते हैं कि हमारा वेक्टर ए है, वेलोसिटी क्या है, एक्स एक्सिस से ये 53 डिग्री बना रहा है, तो ये हमारा वेलोसिटी वेक्टर हो गया, ये कितना एंगल है 53 डिग्री है। तो यहाँ आप बताओ
कि एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बनेगा। 90 माइनस 53 कर दो तो आ जाएगा 37 डिग्री। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम बात करें तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इसके बीच में बनने वाला एंगल 37 डिग्री का होगा। तो अब फिर से इस डी वाली फिगर को देखो, ये वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, इसके बीच में कोई सा भी एंगल हो सकता है। 0 से लेके 180 डिग्री के बीच में कोई भी एंगल हो सकता है। जैसे कभी हमने क्वेश्चन में देखा 37 डिग्री बनना है, तो वेलोसिटी की वैल्यू चेंज होती रहती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू चेंज होती रहती है, इनका डायरेक्शन बदलता रहता है, तो उसके बीच का जो एंगल है वो भी बदलता रहेगा, कोई फिक्स नहीं है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर एक और पार्ट मैं बढ़ा देता हूँ, सी वाला पार्ट। यहाँ पर आपको वही काम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताना है वी का एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड। 3 सेकेंड में बताओ, तो एट टी इज इक्वल टू 3 सेकेंड वेलोसिटी का हो जाएगा 3 आई कैप प्लस रिलेशन में हमारा 4t था ना, तो t की वैल्यू 3 है, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई होकर 4 3 12 हो जाएगा, 12 जे कैप। अब मैग्नीट्यूड निकालो, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा अंडर रूट 153। डायरेक्शन की बात कर लें, थीटा इक्वल tan इनवर्स जो y वाला कॉम्पोनेंट है, जे कैप के साथ क्या लिखा है 12 लिखा है, और आई कैप के साथ यानी x वाला जो कॉम्पोनेंट है वो 3 लिखा हुआ है, 3 4 12 यानी tan इनवर्स 4। तो ये लगभग आपका आ जाएगा 76 डिग्री। अच्छा, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होगी? भैया एक्सेलरेशन का जो रिलेशन है वो तो सिंपल यही है 4 जे कैप। टाइम से इसको कुछ लेना ही देना नहीं, कहाँ पुट करोगे, 4 ही तो है, टाइम है ही नहीं कहीं। t इज इक्वल टू 0 रख दो, 1 रख दो, 2 रख दो, रखोगे कहाँ? तो हर केस में एक्सेलरेशन की फिक्स वैल्यू जो कि 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और सिर्फ जे कैप है यानी वाई एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, यानी हमेशा ये ऐसे ही टंगा रहेगा। वक्त बीतता रहा, हालात बदलते रहे, लेकिन एक्सेलरेशन ने अपने डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड को बिल्कुल नहीं बदला, वैसे ही लगा रहा। तो इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ये हो गया। वेलोसिटी का डायरेक्शन इस केस में आप देखो बदल गया। अब ये एक्स एक्सिस से कितना बना रहा है 76 डिग्री बना रहा है, ठीक है, ये वेलोसिटी हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया। अब इस केस में बताओ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में कितना एंगल बनेगा 90 माइनस 76 दैट इज 14 डिग्री। तो देखा दोनों के बीच का जो एंगल है वो चेंज हो गया। टाइम जब 1 सेकंड था दोनों के बीच में 37 डिग्री बनना था, टाइम इज इक्वल टू 3 सेकंड हो गया, तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में 14 डिग्री का एंगल बन गया। तो यही होता है, इनके बीच का जो एंगल है वो बदलता रहता है। वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है, तो डायरेक्शन बदल रहा है, तो उसके हिसाब से ये चेंज होता रहेगा। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो गया। तो एक बार शॉर्ट में इस टॉपिक को फिर से रिवाइज कर लेते हैं, बस जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वही देखते हुए चलेंगे। पोजीशन वेक्टर को हम इस तरह से डिनोट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम डेल्टा वेक्टर आर से डिनोट करते हैं, ये फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर होता है। इसको इस तरह से भी हम लिख सकते हैं डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप, जहाँ डेल्टा एक्स दोनों पोजीशन के जो एक्स वाला कॉम्पोनेंट है उसके बीच का डिफरेंस है, इसी तरह से ये वाई का है। फिर आ जाते हैं वेलोसिटी वेक्टर की बात कर लेते हैं। तो एवरेज वेलोसिटी को हम इस तरह से डिनोट करते हैं और इसका रिलेशन ये होता है एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है आई कैप और वाई वाला जो कॉम्पोनेंट है जे कैप। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को टाइम इंटरवल से डिवाइड कर देते हैं। अगर हमको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी चाहिए तो यही जो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी था इससे पहले लिमिट लगा देंगे, अगर लिमिट हटेगी तो फिर डी आर बाई डी टी हो जाएगा। ऑब्जेक्ट के पाथ पे किसी पॉइंट पे आपको वेलोसिटी का डायरेक्शन जानना है तो ये क्या होगा, उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा है उस तरफ। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कंपोनेंट के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं कि वेक्टर वी है वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। बाकी अगर आपको एक्सप्रेशन दिया है पोजीशन वेक्टर का, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में देखा था, तो सिंपल उस पोजीशन वेक्टर के एक्सप्रेशन को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो तो आपको वेलोसिटी का एक्सप्रेशन मिल जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दोगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। अगर वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चाहिए तो एक्स वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर और वाई वाला जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर कर दो, मिल जाएगा। एंगल निकालना है तो उसका रिलेशन होता है tan इनवर्स वी वाई बाई वी एक्स, तो यहाँ से आपको थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। ये थीटा क्या है, एक्स एक्सिस और जो आपकी वेलोसिटी उसके बीच में बनने वाला एंगल है। इसी तरह से एक्सेलरेशन की अगर हम बात कर ले तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, यानी कितना वेलोसिटी चेंज हो रही है और कितना टाइम इंटरवल है। इस एवरेज एक्सेलरेशन को हम कंपोनेंट के फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। अगर हमको इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है तो बस जो हमारा एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला था उससे पहले लिमिट लगा देंगे, तो जब लिमिट हटेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं साइड में लिख देता हूँ, ये आपका डी वी बाई डी टी हो जाएगा। यानी वेलोसिटी वाला जो एक्सप्रेशन है उसको डिफरेंशिएट करोगे टाइम के रिस्पेक्ट में तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा।
और हमने देखा था कि जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन आपका एक्सेलरेशन का होगा। और अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दी है तो उस केस में एक्सप्रेशन की मदद से हम एक्सेलरेशन के डायरेक्शन निकालेंगे, जैसा कि हमने ये वाला एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन में किया था कि यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएट करके एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल ली। फिर जो हमारा आया 4j कैप, तो उससे पता चला कि ये वाई डायरेक्शन में होगा, तो ऐसे निकलेगा, एक्सप्रेशन की मदद से निकलेगा। और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया और हमको टाइम दे दिया था, तो वहाँ से हमने वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो निकाल लिया कि ये 53 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सेस से। तो वेलोसिटी का डायरेक्शन मिल गया, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन मिल गया, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो हम निकाल सकते हैं। तो ये जो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में हो सकता है। तो ये था इस टॉपिक के अंदर। अब देखो इसके बाद की जो टॉपिक है वो आपको कोर्स में मिलेगा, तो जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, और जो इंटरेस्टेड होंगे वो उस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। मैंने कोर्स को चैप्टर वाइज में डिवाइड किया है कि जिस चैप्टर की आपको वीडियो चाहिए सिर्फ वही वाला आप परचेज कर लो। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और मेरा व्हाट्सएप चैनल है, मैंने स्पेशली क्लास 11th के लिए बनाया है, तो उसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना। ओके, थैंक यू।